हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेंडमेंट सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग 11 से लेके 15th अमेंडमेंट तक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने 10 तक कंप्लीट किया है, तो उम्मीद है कि आपने एटलीस्ट 10 तक एक रफ आइडिया लगा लिया होगा कि कहाँ का। स्पेशली आपका क्या है कि इंपॉर्टेंट अगर देखो तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, 7th की बात करें, 9th की बात करें और 10th की, ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। अगर अभी नहीं याद है तो एक बार आप तुरंत याद कीजिए, अपने बुक को खोलिए और कमेंट सेक्शन में इन चारों अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, क्या प्रोविजंस थे, आप कमेंट कीजिए। तो चलिए फटाफट 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 11th अमेंडमेंट क्या है ना कि देखिए 11th 11 रुपया दे के एकदम शुभ शुभ काम किया गया। किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ये 11th अमेंडमेंट एकदम शुभ शुभ इंट्रोडक्शन किया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्या था कि सिंपल सा था ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रोसीजर था ना, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या था ना कि पहले क्या था कि आपका जो इलेक्शन होता था ना उसका अलग प्रोविजन था। बाद में उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो एक ग्रुप है जो इलेक्ट करेगा, जैसे प्रेसिडेंट के लिए होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो एक ये चेंज हुआ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए एकदम 11 रुपया का जो है ना वो दक्षिणा देके और सारा काम जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहा गया। दूसरा कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ इसीलिए खारिज नहीं होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो यहां पे वही कह रहा है कि चैलेंजिंग की बात आपकी नहीं होगी। मतलब सिंपल सा बात है ना, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, मतलब ग्रुप है जो जिनका काम होगा इलेक्शन करना है। अब उसी में खाली रह गया, सीट नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट की थोड़ी गलती है, उनके इलेक्शन को वॉइड या नलीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये था 11th का प्रोविजन। 12th की बात करें तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि आप लोग ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ोगे। याद है ना 10th में हम लोग पढ़े थे दादर नगर, यहाँ पे गोवा, दमन एंड दीव को जो है ना इनकॉर्पोरेट किया गया था। ईयर याद रखिएगा 62। अभी गोवा को स्टेट नहीं बनाया गया, वो 1987 बनाया जाएगा। अभी इनकॉर्पोरेट किया कि भाई हमारा है, हमको दे दो और चले जाओ। कमेंट में बताइए कि गोवा को और दमन एंड दीव को किससे किया गया। आपके पास ऑप्शन एक है फ्रेंच से लिया गया था, दूसरा है कि इंग्लिश से लिया गया था, तीसरा है आपके पास कि पोर्टुगीज से लिया गया था, या फिर चौथा है कि डच से लिया गया था। एक और ऑप्शन दे देते चलो, पांचवा है कि डेन से लिया गया था। किससे लिया गया था? 13th अमेंडमेंट क्या है, ये कुछ खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि ये रीऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इस टाइम पे नागालैंड को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद 14th की बात करें तो 14th में आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब पुडुचेरी लिया गया। अगेन कमेंट में आंसर कीजिए, किससे? फ्रेंच से, पोर्टुगीज से, डच से, इंग्लिश से या फिर डेन से। कमेंट में आंसर करना है आपको। और ये भी बताना है कि पुडुचेरी और ये गोवा जो है और पुडुचेरी ये इंडिया के किस साइड में है, ये दोनों किस साइड में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या फिर साउथ में है, पहले ये बताइए। इससे थोड़ा मैपिंग का भी आपके पास रिवीजन होता है, नहीं पता होगा तो आप मैप जाके देखोगे तो ये चीज ध्यान में रहेगा। कमेंट जरूर करना। उसके बाद कह रहा है कि लेजिस्लेचर का क्रिएशन किया जाएगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है प्रोविजन बनाया जाएगा। किसके लिए? पहले हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, पुडुचेरी, ये सब क्या था? यूनियन टेरिटरी था। बाद में बहुत सारी चीजों को जो है ना अपग्रेड करके स्टेट बना दिया गया। एंड पुडुचेरी जो है और दमन दीव अभी भी क्या है आपके यूटी ही है। दमन एंड दीव इनफैक्ट दादर नगर हवेली के साथ क्या हो गया, मर्ज कर दिया गया। ईयर बताइए कौन से ईयर में मर्ज किया गया। उसके बाद 15th अमेंडमेंट की बात करें तो ये आपका 15th अमेंडमेंट सिर्फ हाई कोर्ट से ही बात करता है, हाई कोर्ट से ही रिलेटेड। जैसे था ना कि फर्स्ट अमेंडमेंट सिर्फ क्या था, वेलफेयर से ही रिलेटेड बात हो रही थी और रिस्ट्रिक्शन से, वैसे ही ये आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जजेस का जो एज है उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट को इनेबल कर दिया गया कि आप जो है रिट जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट और तगड़ा होता है। इसको कहा जाता है रिट, जैसे हम लोग पढ़ेंगे हेबियस कॉर्पस, सर्शियोरी, ये सब। तो उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये फंडामेंटल राइट को जो है ना किसी इंडिविजुअल को इंश्योर करवाता है, कैसे इसको हार्ट एंड सोल ऑफ, या कह सकते हैं कैसे इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब जो अपना दायरा है, कि जैसे मान लो बिहार का हाई कोर्ट है तो उसका दायरा बिहार तक ही है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद कहा कि आप बाहर के भी चीजों को लेकर रिट इशू कर सकते हो अगर उसका जो कॉज है वो आपसे कंसर्न्ड है। ये नहीं है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना है, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी मैटर हो तभी आप उसमें ये जाओगे हाथापाई करने, मतलब है कि अपना क्या तो ये इंटरफेयर करोगे। अगर आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो आप क्यों अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके रिट एंड ऑल एनफोर्समेंट की बात होगी। एंड थर्ड है कि कहता है कि रिटायर्ड जजेस
एक्टिंग जजेस, इन सब का जो है अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड प्रोविजन का बात करता है। फोर्थ कहता है कि जो आपका जज वगैरह का ट्रांसफर होगा ना एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो उस समय जो कंपनसेटरी अलाउंसेस होती है, जो जरूरत है कि इस बीच में, इस गैप में जब आप जाओगे, मूव करोगे, आपको जो अपने ऊपर बर्डन होगा उसके अलाउंसेस की बात करता है। फिफ्थ कहता है कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस है वो एडहॉक जजेस, अभी हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना तब बताएंगे कि जब कोरम नहीं होता है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है, तब कुछ जज को अपॉइंट किए जाते हैं। जब आपका बर्डन बढ़ जाता है तब कुछ अलग से जज को अपॉइंट किया जाता है। कभी कुछ एक्सपर्टी लेना है तो उसके लिए अलग जज को अपॉइंट किया जाता है। इन्हीं सब में से कोई एडहॉक जज होता है, कोई आपके रिटायर्ड जज होते हैं, कुछ आपके एडिशनल जज होते हैं। ये पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लो कि यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड ही बात है। उसके बाद है कि प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की भाई अब प्रोसीजर की बात होगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का जो एज वगैरह है, कि क्या जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी एज का एक क्राइटेरिया होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हुआ था। आपका मतलब है कि 6 पॉइंट है आपका 15 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको इस लेक्चर से कुछ याद रखना है तो आप 12th नंबर एंड 14 नंबर जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।